हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वस्त्र विज्ञान में वस्त्र परिसज्जा की। ये इसका पार्ट 1 होगा। तो आइए देखते हैं वस्त्र पर परिसज्जा हम क्यों करते हैं। जब भी हम वस्त्र को करगे से तैयार वस्त्र को उतारते हैं, जिसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं, तो वो जो वस्त्र होते हैं वो पहनने योग्य नहीं होते हैं। यदि हमें वस्त्र को पहनने योग्य बनाना है तो हम उस पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं करते हैं, जैसे कि वस्त्र को मजबूत बनाना, वस्त्र को कोमल मुलायम चिकना बनाना, उसके कार्य क्षमता में वृद्धि करना, वस्त्र को सुंदर आकर्षक बनाना, या फिर जिस वस्त्र को मजबूत टिकाऊ बनाना जिससे कि उसमें फफूंदी या कीड़ा न लग सके, या वस्त्र जो है हमारा वो शीघ्र ही आग को न पकड़े। इस तरीके की कुछ परिसज्जाएं उस पर की जाती हैं, जो कि कितने टाइप की होती हैं। 2 तरीके की वस्त्र पर परिसज्जा की जाती हैं। पहली है रासायनिक परिसज्जा, दूसरी है यांत्रिक परिसज्जा। जो रासायनिक परिसज्जा होती है, जैसे कि क्षार, रंजक, अम्ल, ब्रोजा आदि का प्रयोग हम रेशों पर करते हैं परिसज्जा लाने के लिए। यांत्रिक परिसज्जा कुछ मशीनों का हम प्रयोग करते हैं यांत्रिक परिसज्जा लाने के लिए। तो आइए देखते हैं। पहली हमारी रासायनिक परिसज्जा है, जिसके अंतर्गत आती है मर्सराइजिंग। ठीक है, पहली कौन सी आती है इसमें? मर्सराइजिंग। अब मर्सराइजिंग क्या है? वैसे तो हमने ये आपको जब शब्दावली कराई थी टेक्सटाइल की, उसमें करा दिए थे, लेकिन अभी क्या है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो आपको ये जान लेना है जो मर्सराइजिंग है ये क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा, सेलुलोज के रेशों पर ये की जाती है, जैसे सूती हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया। अब कपड़े को कास्टिक सोडे के घोल में भिगोकर उस पर तनाव दिया जाता है। जो मर्सराइजिंग है ये कैसे की जाती है? कपड़े को कास्टिक सोडे के घोल में भिगोकर उस पर तनाव दिया जाता है, जिससे रेशे जो है वो फूल जाते हैं, और जिससे सूती रेशे की चपटी और बलदार जो बनावट होती है वो सीधी हो जाती है और रेशा चमकदार हो जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए मर्सराइजिंग जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्यों की जाती है रेशों पर, तो ये वस्त्रों को चमकदार बनाने के लिए की जाती है, साथ ही साथ मजबूती और उस वस्त्र को टिकाऊ बनाने के लिए की जाती है। जो मर्सराइजिंग है परिसज्जा, इसकी खोज किसने की थी? कैलिको प्रिंटर जॉन मर्सन ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1853 में की थी। जब इन्होंने ये परिसज्जा की खोज की थी तो क्या होता था, वस्त्र जो है वो सिकुड़ जाता था। 20 से 25% वस्त्र में सिकुड़न आ जाती थी। लेकिन बाद में जो लोव हैं, इन्होंने 1897 में लोव ने खोज की कि जो हमारा वस्त्र है, जब हम उसे कास्टिक सोडे के घोल में भिगो दें तो उस पर बाद में तनाव दिया जाए। इससे क्या होगा, वस्त्र पर सिकुड़न नहीं आएगी और जो हमारा वस्त्र है वो और भी अधिक चमकदार बना रहेगा। तो इस तरीके से इसकी खोज हुई थी। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर मर्सराइजिंग रासायनिक प्रक्रिया है, कास्टिक सोडे के घोल में भिगोकर उस पर तनाव दिया जाता है। तीसरा, इसे चमकदार बनाने के लिए ये मर्सराइजिंग प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट है विरंजन यानी कि ब्लीचिंग। ब्लीचिंग कपड़े पर हम क्यों करते हैं? ये भी आपकी रासायनिक प्रक्रिया ही है, क्योंकि इसमें जो रासायनिक जो केमिकल्स हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। अब ये वस्त्रों पर क्यों की जाती हैं? एक तो पीलापन और दाग धब्बे हटाने के लिए हम वस्त्रों पर ब्लीचिंग करते हैं। क्या क्या इसमें यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और क्लोरीन युक्त पदार्थ इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब जो विभिन्न फैब्रिक हैं उन पर विभिन्न प्रकार के विरंजन यूज किए जाते हैं, जैसे कि कपास हो गया, जिस पर हम पेरोक्साइड विधि से हम करते हैं। लिनन, जिसमें हम सूर्य प्रकाश से हम वस्त्र पर ब्लीचिंग कर सकते हैं। वस्त्र को धुलने के बाद उसे घास पर बिछा दें जिससे कि उस पर सूर्य की किरणें पड़े और वस्त्र जो है वो हमारा ब्लीच हो जाए। ऊन, जिसमें हम स्टोविंग विधि का प्रयोग करते हैं। फिर है रेशम, जिसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से वस्त्रों पर ब्लीचिंग की क्रिया की जाती है। ये जो आपका स्टोविंग विधि है जो ऊन पर की जाती है, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें निकर्षण किए वस्त्रों को जलते हुए गंधक के धुओं में रखा जाता है। हमने बात की थी जब ऊन की, तो ऊन में हम सल्फर का यूज करते हैं, तो उसी के धुएं पर इसे रखा जाता है। ये हमारी स्टोविंग विधि कहलाती है। फिर हम बात करते हैं तीसरा, सिलवट प्रतिरोधक परिसज्जा। जो सिलवट प्रतिरोधक परिसज्जा है ये किस तरीके से की जाती है? पहले तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा आपको याद रखना है, इस परिसज्जा को क्रीज अवरोधक परिसज्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीज अवरोधक परिसज्जा।
फिर वर्ष 1920 में इंग्लैंड में सबसे पहले रेजिन परिसज्जा का उपयोग किया गया था, जो कपास व लिनन दोनों वस्त्रों के लिए उत्तम होती है। सिल्वर से बचाव हेतु इसे प्रयोग लाया जाता है। जो हमारा रेजिन है इसको हम प्रयोग करते हैं वस्त्र पर सिल्वररोधी से बनाने के लिए। सबसे पहले रेजिन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड था। सामान्य सिल्वर प्रतिरोधक परिसज्जा में 3% रेजिन का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें वस्त्र को ऐसे बनाना है कि उसे धो और पहनो, यानी कि हम इसे प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो उसमें 7% रेजिन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम वस्त्र को सिल्वर प्रतिरोधक बना सकते हैं। अब ये जो परिसज्जा है इसमें होता क्या है, यदि हमें वस्त्र को सिल्वर रोधी बनाना है तो इस परिसज्जा की प्रक्रिया में कपड़े को ब्रोजा से भर दिया जाता है, जैसे कि फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया। इसके बाद कपड़े को उच्च ताप और नमी वाले वातावरण में सुखाया जाता है। तो इस तरीके से वस्त्र को इस तरीके से बना दिया जाता है जिससे कि उस पर सिलवटें ना पड़े। फिर है यांत्रिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा में हम देखते हैं, जो हमारी यांत्रिक परिसज्जा होती है इसमें हम वस्त्रों पर कुछ भौतिक परिवर्तन लाते हैं, जैसे कि प्रेस करना। इसमें हम रोलर्स की सहायता से, धातु की सहायता से और कुछ यंत्रों का इस पर प्रयोग करते हैं। यांत्रिक परिसज्जा मशीनों द्वारा की जाती है। इसमें वस्त्रों को मशीन द्वारा कसकर टेढ़े मेढ़े आकृति के वस्त्र को सीधा करना, इस्त्री करना, रोएं उठाना, चिकना करना, उस पर नक्काशी करना या कुटाई करना, इस तरीके की प्रक्रियाएं इसमें की जाती हैं यांत्रिक परिसज्जा में, जिसमें हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं यांत्रिक परिसज्जा में? पहली है कलफ लगाना या साइजिंग या फिर कड़ा करना, साइजिंग और स्ट्रीफिंग, ठीक है, इसे हम कलफ लगाना भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कपड़े को अस्थायी रूप से कड़क बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों को लगाया जाता है। याद रखिएगा, साइजिंग या फिर स्टफिंग क्या होता है? कपड़े पर कलफ लगाना। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें हम रासायनिक प्रक्रिया का भी यूज करते हैं, जिसमें हम सेलुलोजिक रेशो पर स्टार्च या ब्रोजा लगाकर उन्हें कड़क कर सकते हैं। लेकिन कई बार कपड़े के छिद्रों को भरने के लिए हमें अधिक कलफ लगाना पड़ता है। यदि हम बात करें इसमें यांत्रिक प्रक्रिया की, तो हमें इसमें ब्रोजा के अतिरिक्त मैदा, डेक्स्ट्रीन, गोंद, लाख, वसा, मोम, पैराफिन आदि का प्रयोग करके भी हम वस्त्र को कड़ा बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है जो ये प्रक्रिया है साइजिंग और स्टीफनिंग, यहाँ पर आप इंग्लिश के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये भी आपके टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपकी रासायनिक यांत्रिक परिसज्जा है, जो कि वस्त्रों पर कलफ लगाना, जिससे कि हम वस्त्र को अस्थायी रूप से कड़क बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा, वजन बढ़ाना यानी वेटिंग प्रोसेस। ये जो की जाती है रेशम के वस्त्रों पर ये की जाती है, वहाँ इसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जो रेशम का तंतु होता है, फैब्रिक होता है, जब उसमें से गोंद को निकाल लिया जाता है तो वो बहुत ही हल्का और बेजान हो जाता है। अब इसे भारी बनाने के लिए टिन क्लोराइड जैसे पदार्थों का हम इस पर प्रयोग करते हैं। यदि हम ऊन की बात करें तो ऊन के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेशम के वस्त्र पर कौन सी परिसज्जा की जाती है, तो आपको बताना है वजन बढ़ाने या फिर वेटनिंग प्रोसेस इस पर किया जाता है। नेक्स्ट है कुटाई करना। अब कुटाई करना ये क्या होता है? लिनन के कपड़ों को चमकदार बनाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कपड़े को एक लकड़ी के रोलर पर लपेटा जाता है। यह रोलर घूमता है तथा लकड़ी के हथौड़े की श्रृंखला कपड़े की कुटाई करती है। कुटाई के बाद कपड़े की जो बिनाई है वो क्या हो जाती है? घनी हो जाती है। यानी हमें अपने कपड़ा को मजबूत बनाने के लिए, उसको और घना बनाने के लिए कुटाई की प्रोसेस की जाती है। ये क्या है? ये यांत्रिक प्रक्रिया है, इतना आपको याद रखना है। दूसरा, इस पर कुटाई की जाती है वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए, और वस्त्र को, जो हमारा वस्त्र है उसकी जो बुनाई है वो घनी हो जाए। नेक्स्ट है नेपिंग या फिर रोए उठाना। इसे हम नेपिंग भी बोलते हैं और रोए उठाना की प्रक्रिया कहते हैं। ये जो है ये भी आपकी यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इसमें कपड़े की सतह पर कई प्रकार के घर्षण करवाकर रोआ लाया जाता है, यानी कि रोए उभारना। इस कपड़े की अनुभूति नरम और गद्देदार होती है। अक्सर आपने देखा होगा जो ऊनी वस्त्र होती हैं, जब उनको बनाया जाता है तो उन पे भी कुछ रोए उठाए जाते हैं, या फिर आपने ब्लैंकेट वगैरह देखे होंगे। इस तरीके से जो कपड़े
कपड़े होते हैं, यदि हमें उन्हें नरम और गद्देदार बनाना है तो उस पर इस तरीके की परिसज्जा की जाती है। रोए उभारने के लिए सैंडिंग, नेपिंग, गिगिंग आदि का प्रयोग हम करते हैं। तो ये भी आप टर्म्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैलेंडरिंग। अब कैलेंडरिंग क्यों की जाती है वस्त्र पर, तो ये भी आपकी यांत्रिक प्रक्रिया है। कैलेंडरिंग यह इस्त्री करने की एक प्रक्रिया होती है। जिस तरीके से हम वस्त्र पर प्रेस करते हैं उनकी सिलवटों को दूर करने के लिए, तो उस तरीके से कैलेंडरिंग होती है। इससे क्या होता है, कपड़े पर चमक आ जाती है। कैलेंडर मशीन में 2 से 11 भारी रोलर लगे होते हैं जिनके बीच से कपड़े को गुजारा जाता है। कपड़े को 150 गज प्रति मिनट की गति से गुजारा जाता है। तो कैलेंडरिंग क्यों करते हैं, एक तो सिलवटें दूर करने के लिए जिससे कि वस्त्र पर चमक आ जाए, और ये हमारी यांत्रिक विधि होती है। फिर बात करते हैं हम मोयरिंग की। मोयरिंग क्या है, आकर्षक चमकदार लहर वाली डिजाइन को मोयर कहते हैं। यानी हमें वस्त्र पर लहरदार या चमकदार डिजाइन बनानी है तो हम वस्त्र पर मोयरिंग करते हैं। मोयरिंग आपकी यांत्रिक परिसज्जा है जिसमें झिर्रीदार या किनारी वाले रोलर के द्वारा वस्त्र की सतह पर नक्काशी या फिर प्रेसिंग की जाती है, जिससे क्या होता है, बढ़िया मोयर जो है वो उभर आते हैं। जब भराव या बाने के धागे में रिप प्रभाव दिया जाता है, रोलर द्वारा उभरे हुए बाने के सूत्र पर नमूने उभर आते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, तो एक तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है रिप बुनाई वाले कपड़े को दोहरा करके 2 रोलरों के बीच से गुजारा जाता है। दूसरा आपको याद रखना है ये जो मोयरिंग जो प्रक्रिया है वस्त्र पर चमक लाने के लिए। दूसरा लहर वाले डिजाइन, ठीक है, ये आपको लहरदार वस्त्र बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है मोयरिंग प्रक्रिया का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम सिरिनराइजिंग। तो ये क्या है, कम मूल्य वाले वस्त्र जो होते हैं, अब उनके प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वस्त्र पर इस प्रकार की परिसज्जा की जाती है। इससे क्या होता है, इस परिसज्जा में प्रयुक्त लोहे के बड़े बड़े रोलर्स पर तिरछी सूक्ष्म रेखाएं अंकित रहती हैं। अधिक दबाव देने पर वस्त्र पर यह रेखाएं उभर आती हैं और प्रकाश की किरणें जब इन धारियों पर पड़ती हैं, ये प्रतिबंधित होने लगती हैं, तो क्या होता है, वस्त्र हमारा चमक फेंकने लगता है। हमें वस्त्र को थोड़ा चमक लाने के लिए, उसे आकर्षित बनाने के लिए इस तरीके की परिसज्जा की जाती है। ये जो परिसज्जा होती है स्थायी नहीं होती है। यदि हम वस्त्र को धुल लें तो ये जो परिसज्जा है धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये जो परिसज्जा क्यों की जाती है, जो कम मूल्य वाले वस्त्र होते हैं उनको ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की परिसज्जा की जाती है, चमक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आपकी यांत्रिक प्रक्रिया ही है। यहाँ पर आपको पहली चीज़ें तो यही याद रखनी है कि कौन से आपके रासायनिक में आती हैं और कौन सी यांत्रिक में आती हैं। दूसरा आपको एक एक 2 लाइन ये याद रखनी है कि किस लिए ये परिसज्जा की जाती है। फिर बात करते हैं हम सिरेइंग या सायरिंग की। इसे सायरिंग भी कहते हैं और सिरेइंग भी कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये भी आपकी यांत्रिक है। अब ये किस पर की जाती है, सिरेइंग की जो प्रक्रिया है ये सिल्क, रेयॉन, नायलॉन के बुने हुए वस्त्रों पर विशेषकर सैटिन और टफेटा में प्रयोग लाई जाती है। विशेषकर निटेड वस्त्र जो होते हैं उन पर मोम या अन्य उपयुक्त यौगिक लगाया जाता है। फिर उस पर गर्म कैलेंडरिंग की जाती है। उससे क्या होता है, वस्त्र पर चमक आ जाती है। विशेषकर यह चमक जो होती है धात्विक होती है। थर्मोप्लास्टिक तंतु के वस्त्रों पर केवल गर्म कैलेंडरिंग का प्रयोग करके वस्त्र पर चमकदार जो प्रक्रिया है वो की जाती है। सिरेइंग क्या होता है, आपको याद रखना है, इसमें हम चमक लाने के लिए क्या करते हैं, वस्त्र पर कोई मोम या पैराफिन वगैरह लगाकर उस पर गर्म कैलेंडरिंग की जाती है, जो रोलर्स होते हैं उनकी सहायता से। इससे क्या होता है, चमक आ जाती है। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक तंतु होते हैं उस पर हम कोई यौगिक का प्रयोग न कर सिर्फ गर्म कैलेंडरिंग का प्रयोग कर चमकदार परिसज्जा हम उस पर कर सकते हैं। इसे ही सिरेइंग कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है सिरेइंग क्या है। फिर हम बात करते हैं टेंटरिंग की। टेंटरिंग क्या है, ये जो आपकी परिसज्जा है ये गीले कपड़े को टेंटर मशीन से गुजारा जाता है। एक मशीन होती है जिसे हम टेंटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, गीले कपड़े को सिर के बीच से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में कपड़ा जो है वो सूख जाता है और सीधा हो जाता है। वस्त्र को सीधा बनाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है।
इस प्रक्रिया से कपड़े के किनारे सीधे हो जाते हैं तथा ताना और बाना 90 डिग्री के कोण पर आ जाता है और कपड़े की चौड़ाई जो है एक जैसी हो जाती है। यानी हमें वस्त्र को सीधा बनाना है और उसकी जो चौड़ाई है वो एक जैसी हो जाए। तो ये कौन सी प्रक्रिया इस पर की जाती है? टेंटिंग की प्रक्रिया इसमें की जाती है। फिर है क्रैपिंग। क्रैपिंग क्या होता है? इस परिसज्जा में, ये भी आपकी यांत्रिक परिसज्जा है, लेकिन इस पर यांत्रिक और रासायनिक दोनों विधियों से ये की जा सकती है। जो क्रैपिंग है इसमें क्या होता है? यांत्रिक परिसज्जा में वस्त्र को गर्म रोलर के माध्यम से गुजारा जाता है। इन रोलर्स में कुछ दांते लगे होते हैं। जब ये वस्त्र दोनों रोलर्स के माध्यम से गुजारे जाते हैं तो ये जो दांते होते हैं ये क्या करते हैं? वस्त्र को सिकोड़कर चुन्नटे या फिर उसमें तय डाल देते हैं। यानी चुन्नटे वस्त्र मत डालना या फिर तय डालना क्या कहलाता है? क्रेपिंग कहलाता है। आपको याद रखना है क्रेपिंग क्या है? वस्त्र पर चुन्नटे या फिर उस पर तय डालना। अब यदि ये जो प्रक्रिया होती है ये स्थायी नहीं होती है, जबकि यदि हम उस पर रासायनिक परिसज्जा करें तो ये क्या होगी? ये आपकी स्थायी होगी। प्राकृतिक तंतु पर कास्टिक सोडा तथा रेशमी वस्त्रों पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा डाली गई क्रेपिंग परिसज्जा अधिक स्थायी होती है। तो जो हमारी क्रेपिंग है इसमें हम रासायनिक और यांत्रिक दोनों कर सकते हैं। क्रेपिंग क्या होता है? चुन्नटे डालना, ठीक है, या फिर तह डालना वस्त्र पर। तो ये आपकी कुछ परिसज्जाएं हमने देखी। सेकंड पार्ट में और भी आपकी आंतरिक परिसज्जाएं बचती हैं, उन्हें हम उसमें करा देंगे, जैसे कि वस्त्र को झुलसाना, उस पर स्थायी प्रेस करना या फिर वस्त्र को फफूंदी रहित बनाना। तो ये सब जो है ये आपके नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गई होंगी कौन कौन सी परिसज्जाएं हमने देखी। इसमें बस आपको याद रखना है ज़्यादा कि आपको कौन सी आपकी रासायनिक परिसज्जा है और कौन सी आपकी यांत्रिक परिसज्जा है। मर्सराइजिंग, जिसमें हम कास्टिक सोडे का प्रयोग करते हैं, चमक के लिए की जाती है। विरंजन, ये हमारे दाग धब्बे पीलापन हटाने के लिए की जाती है। सिल्वट रोधी परिसज्जा, ठीक है, जिसमें हम रेजिन का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक, कलफ लगाना, साइजिंग, कड़ा करना या स्टफनिंग, साइजिंग, यहाँ पर आपको इंग्लिश नाम भी याद रखने हैं। तो ये आपके वस्त्र को कलफ लगाना, जैसे कि हम गोंद, पैराफिन इनका यूज़ करते हैं। वजन बढ़ाना, जो कि स्पेशली रेशम के कपड़ों पर किए जाते हैं। कुटाई करना वस्त्र पर, ये हमारे चमकदार बनाने के लिए वस्त्रों पर की जाती है। नेपिंग या रोए उठाना, ठीक है। कैलेंडरिंग की जाती है, चमक लाने के लिए की जाती है वस्त्रों पर। मोयरिंग, लहरदार डिज़ाइन बनाने के लिए की जाती है मोयरिंग। सिरेनाइजिंग, ये भी वस्त्र को आकर्षित और उसको चमकदार बनाने के लिए की जाती है। सिरेंग या सायरिंग, ये भी वस्त्र पर चमक लाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। फिर टेंटरिंग हमने देखा, वस्त्र को सीधा करने के लिए टेंटरिंग प्रक्रिया की जाती है। क्रेपिंग आपके जो वस्त्र होते हैं उनमें चुन्नटें तय डालने के लिए की जाती है। तो ये हमने परिसज्जाएं देखी। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। थैंक यू।